सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबका कल्याण हो, सब में शांति हो, सबके कार्य सिद्ध हो, सबका मंगल हो, पूरा संसार सुखी हो। और ये श्लोक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज माघ संख्या 26 और राजस्थान की 7 करोड़ की जो जनसंख्या है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण मांग है। उस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और ईश्वर से ये मंगल कामना करते हुए कि आज इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन के अंदर हम लोग बैठे हैं एक ट्रस्टी के रूप में, और हम सब ट्रस्टियों के मुख्य ट्रस्टी हमारे सदन के नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने चिकित्सा से लेकर हर विभागों के अंदर इस बजट में जो घोषणाएं की हैं जल कल्याणकारी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरी शुभकामनाओं के साथ, और वो भी इस रूप में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के आवास पर 36 कौम की जनता, कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए सभी संगठन किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे आ रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों पर कितना भरोसा करती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का नारा है निरोगी राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। प्राचीन कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया और जान है तो जान है। राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं में जो विस्तार हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती इस बात को, चाहे हमने जितने अस्पताल खोले हों, सीएससी खोली हो, पीएससी खोली हो, उपस्वास्थ्य रिकॉर्ड उपस्वास्थ्य केंद्र, निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, घातक बीमारियों के बचाव के लिए योजनाओं का विस्तार हो, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद एवं योग कॉलेज खोलने से संबंधित सभी चिकित्सा क्षेत्र में जनोपयोगी कार्यक्रम प्रारंभ किए और लगातार उन्हें बढ़ाने का कार्य किया। माननीय सभापति महोदय, अभी आप जा रहे हैं भाई साहब, अभी माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी 3 साल पहले थे, 3 साल भी हो गए शायद, 3 साल पहले थे, और 3 साल पहले इन्होंने चिकित्सा विभाग को इतना शानदार राजस्थान के अंदर, यानी ऐसा राम राज्य ला रखा था, राम लाल का नहीं, राम राज्य ला रखा था। राम जी को, राम को ही भूल गए, अभी तो आप लोग नारे लगा रहे थे। राम राज्य था कि उस समय सारे पद भरे हुए थे, सारी जांचें चल रही थी, सारे अस्पताल फुल थे, और हमारे आने के बाद के अंदर वो पद भी समाप्त हो गए और वो पद पे जो लोग काम कर रहे थे वो भी छोड़ के भाग गए। सुझाव वो व्यक्ति दे रहे हैं जिन्होंने 5 साल चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। ताज्जुब होता है जब वो अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज 2007 थी, 13 से पहले। अरे साहब, मनमोहन सिंह जी ने, आप उठा लो, ये तो सारा डॉक्यूमेंट्स में है, आजकल तो बटन दबाओगे सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी। मनमोहन सिंह जी समय, क्योंकि मैं उस समय सौभाग्य है कि अशोक गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा था, सर्वे हो गया था, पीडी कोर एक सर्वे कंपनी थी, उसने सर्वे करना शुरू कर दिया था, और सीकर के अंदर हमने जमीन भी आपको पता है चिन्हित कर ली गई थी। वो बाद में वो कॉलेज कहाँ गई, हालांकि हम तो चाहते थे कि चूरू में भी खुले, झुंझुनू में भी खुले, सीकर में भी खुले, लेकिन चलो आपको मौका मिला और आप उसको लेकर दौड़ पड़े वहाँ पे। कोई बात नहीं, आदमी का समय समय की बात होती है। रख रखाव की बात करें, 2 करोड़ रुपए SMS के अंदर बढ़ा दो, किसने बढ़ाए उस समय की? आप हालत सोचिए कि हालत ऐसी थी कि SMS के अंदर कोई पेशेंट अगर 70% बीमार जा रहा है तो वो 100% तो बाहर अंदर घुसते घुसते बेड तक पूछते हो जाता। हम लोगों ने कितनी सफाई की व्यवस्था करी, खुद हमने रात भर जग के वहाँ पे मॉनिटरिंग की। आज वो डेपुटेशन की बात कर रहे हैं, हमारे चिकित्सा मंत्री जी की भावनाओं को भड़का रहे हैं। ये वैसे प्रसादी लाल जी मीणा हमारे चिकित्सा मंत्री जी एक ऐसा दिमाग बना के बैठे हैं, और उल्टा वो खुद समझते हैं इस बात को।
मुझे आज भी याद है कि जब वो चिकित्सा मंत्री जी थे माननीय सभापति महोदय, उनके ऑफिस में गया मैं, उनके कार्यालय के अंदर, और मैंने ये कहा कि यहाँ पे 7 डॉक्टर काम कर रहे थे, ये यहाँ से 6 आपने कैसे उठा लिए वहाँ से। तो वो खुद भी बोल रहे थे उस समय कि अब क्या करें, दबाव है, सारे IAS जयपुर में बैठते हैं, सारे उद्योगपति जयपुर में बैठते हैं, सारे नेता यहाँ पे बैठते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। उनका ज्ञान सुनकर ताजुब हुआ मुझे, उनका ज्ञान सुनकर मुझे ताजुब हुआ। और आज एक नई चीज और बोली उन्होंने, आज एक बात और बोली कि ये एमओज का पैसा क्यों नहीं बढ़ा दे, पैकेज क्यों नहीं बढ़ा दे। माननीय सभापति महोदय, 16,000 रुपये के अंदर हमारा वो काम करता था, जो 2008 से पहले 16,000 रुपये में मात्र। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जो मेरे कैबिनेट मंत्री थे दुर्मिया जी को, कि हमारे एक रिक्वेस्ट के ऊपर 30,000 रुपये उन एमओज के किए गए। पहली बार 30,000 रुपये। हमें पता था कि 16,000 के अंदर हमारा MBBS किया हुआ डॉक्टर कैसे गांव के अंदर अपनी सेवाएं दे सकता है। आपने 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया क्या उनका? 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आज वो पैकेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक भी उपलब्धि नहीं बताई इन्होंने। अभी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने की, एक उपलब्धि नहीं बताई। और उपलब्धि थी भी नहीं तो बता भी क्या सकते थे। एक उपलब्धि मुझे जरूर ध्यान में है, एक उपलब्धि मुझे ध्यान में है कि हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसका नाम जरूर उन्होंने चेंज किया भामाशाह योजना, ताकि उस योजना का नाम चेंज किया जो पूरे देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी लोगों ने तारीफ करी, उसको सराहा। अभी बात मशीनों की कर रहे थे कि बहुत सारी मशीनें हैं जो वहाँ पे धूल फांक रही हैं, उनको यूज नहीं आ रहा, कमीशन का खेल होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितनी स्टडी हमारे माननीय सदस्य मालवीय नगर आने वालों ने की रखी है इस मामले पर, बे लगा लो भाई साहब, बे लगा लो, क्योंकि वन साइडेड वन वे है, थालो मामलो मन पता है वन वे है। सर सभापति महोदय, अब ये बोल तो गए लेकिन ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि वन वे मामला है इनका। इनको कहिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, हाँ दोनों तरफ लगा लिया। धन्यवाद 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 साहब। तो इनके बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कमीशन का खेला। मैं जहां तक समझता हूं कि वो मशीनें क्यों बेकार पड़ी हैं, क्यों नहीं पड़ी हैं, आप सब समझते हो। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि 3 साल पहले जिस महकमे को आपने चलाया और जो महकमा 2013 में हम छोड़ के गए थे आपके पास में, उसके बाद की आपकी सरकार ने चिकित्सा विभाग का बट्टा बैठाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, माननीय सदस्य, आप उन्हें इनवाइट नहीं करें, आसन को संबोधित करें। और मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिए वो माननीय नेता प्रतिपक्ष से इनसे सबसे वार्ता करके दिया है। अब आप यदि बीच में इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो जो बोलने वाले वक्ता बैठे हैं जिनको मात्र 7-7 मिनट दिया जा रहा है, उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्या? आप तो जो है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, मैं आपसे मुखातिब हूँ बिराजे, आप एज टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बोलेर गए, ये लोग सुबह से आकर के शाम तक बैठते हैं, इनका क्या होगा भाई? मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया इंटरव्यू नहीं करें और समय का ध्यान रखें। जो वक्ता बोलने के लिए सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं उनका सम्मान करें। वो नए वक्ता आए हुए, नए जो है विधायक बने, तो उनको आप कुछ सीखने तो दें। आप, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप दोनों से कृपया इंटरव्यू नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। हाँ, उनको कह दिया, आप उनको इनवाइट मत करिए, आप आसन को संबोधित करिए। सभापति महोदय, हम कब किसी को इनवाइट कर रहे हैं? जब वो बोल रहे थे हम तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन रहे थे। हमारा तो पूरा हम सब बैठे थे चुपचाप, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे। और ये संवेदनशील बताने वाले उपनेता जी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा तय कर देते। हम नए लड़कों को बोलने का मौका ही नहीं देते और सुनने का मौका नहीं देते। अब रवाना हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं इनवाइट ये तो कर सकता हूं, बैठ के सुने हमारा। आप अपना वक्तव्य जारी रखें। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख और अब इसमें 10 लाख रुपए तक की सीमा तक निःशुल्क उपचार होगा। यह जनता के लिए संजीवनी की तरह सिद्ध होगा, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा जैसी सैकड़ों बीमारियों का इलाज होगा। कृषि बजट में भी औषधीय खेती व जैविक खेती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। और जब बजट के ऊपर माननीय सदस्य सब बोल रहे थे, विपक्ष के सब एक ही चिंता कर रहे थे माननीय सभापति महोदय कि ये घोषणाएं तो हो गई चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, कृषि बजट के अंदर, सड़कों के ऊपर, लेकिन ये बजट की घोषणाएं पूरी कैसी होंगी?
पैसा कहाँ से आएगा, सब एक बात पर चिंता कर रहे थे, चाहे प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित नेताजी हों। मेरा ये मानना था कि आप लोगों को सुझाव देने चाहिए थे। ये तो बात वैसे ही होगी कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले उसको ये ताना दें कि तू कैसे IAS बनेगा, तू कैसे डॉक्टर बनेगा, तू कैसे बनेगा, हम देखेंगे तू कैसा बनेगा। और लास्ट के अंदर वो बच्चा ये कहता है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन ये योजनाएं पिछले 3 साल के अंदर जितनी धरातल के ऊपर हम लोग लेके आए, हमारी सरकार लेके आई है, आने वाले वक्त के अंदर जब ये धरातल पर आकर लोगों को फायदा देगी उस समय आपको एहसास होगा। वरना आपके पास में 2 साल बाद में चुनाव है, निश्चित रूप से जनता की अदालत में आप और हम जाएंगे तो जनता फैसला करेगी। अरे भाई बधाई हो उसके लिए, बधाई हो, आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई कि आपको जीत की बधाई। लोकतंत्र के अंदर ये सब चीज़ें चलती है। पंजाब के लिए भी आपको विशेष बधाई 5-4 सीटों के लिए, वहाँ भी आपके लोग थे। पंजाब के अंदर भी तो 5-4 सीटें गिनती की आई हैं, वो भी कैप्टन साहब थे मिलकर। अरे छोड़िए आप इस बात को, हमने भी बहुत अच्छी अच्छी जीत देखी है, अच्छी अच्छी जीतें देखी है और हार भी देखी है। लोकतंत्र के अंदर हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हार जीत चलती रहती है और हम लोग आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित जरूर है लेकिन निराश नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर सब चीजें आएंगी, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के उस कथन को सार्थक किया है जो आप लोगों की एक क्वेरी चल रही थी बार बार। मैं कहना चाहता हूं मंडेला जी क्या एक कोड है वो आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जब तक किसी को काम नहीं दिया, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुझे आज भी याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी 8 से 13 के बजट में घोषणा कर रहे थे तब पूरे विपक्षी सदस्यों ने एक ही बात कही कि क्या संभव है, क्या सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज मिल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जांचें फ्री हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर वो व्यक्ति, वो परिवार जिनके घर में बेटा और बेटी दोनों बीमार हो जाते थे, ऐसे इलाके में नाम नहीं बताना चाहता, उन इलाकों के अंदर मैं प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। वहां पे देखा कि बेटा बेटी बीमार है, बेटे का इलाज पहले माता पिता करा रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो, बोले नहीं पैसा हमारे पास इतना ही है कि बेटे का इलाज कर पाएंगे, बेटी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, वो योजना चालू हुई और चालू होने के बाद में उसका रिजल्ट पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। इस बजट में भी आपने, मैं समझता था कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी बहुत अच्छे सुझाव देकर और ये बजट कैसे सफल हो, कैसे जनता का काम हो, ये बात जरूर बताएंगे। लेकिन सारे सदस्यों ने नकारात्मक बातें की, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की कि आदमी उत्साह के रूप में कोई काम करे तो वो वैसे ही सोचे कि अब कैसे हो पाएगा, इतने सारे एक साथ हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आपने जितने भी हमले किए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि घोषणा मैंने सोच समझ के की है, मैं जितनी भी घोषणाएं करता हूं वो खुद उसको मॉनिटर करते हैं, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये बात किसने कही, ये हमारे सदन के नेता ने। और जैसे ही आपके केंद्र सरकार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके नेता मोदी जी, उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया, सदन के अंदर विपक्षी सदस्यों ने पूछ लिया कि नोटबंदी की विफलता, जीएसटी की विफलता, कोविड के समय जो आप लोगों ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर रात को अचानक आपने लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद में उपजे हालात के बाद जिस प्रकार से आपका फेल्योर जनता ने पूछा, विपक्षी सदस्यों ने पूछा, समाचार पत्रों ने पूछा, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। उन्होंने एक बात मुझे पता है, एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं देश की निपटेंगी तो ठीक है, वरना मेरा क्या है, मैं तो सन्यासी हूं, झोला उठाऊंगा और हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा। एक प्रधानमंत्री जी, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुआ आसीन व्यक्ति अगर ये बात कहे तो आप सोचिए कितने करोड़ यानी 150 करोड़ देशवासियों को भ्रम में डालने वाला बयान था ये सभापति महोदय। बेरोजगारों को सकते में डालने वाला उनका बयान था, उनके सपने तोड़ने वाला बयान था। ये तो वही बात हो गई कि एक बस चलाने वाला व्यक्ति
उसमें 50 सवारी बैठी हैं और उसके बाद के अंदर वो बस चला रहे हैं और वो सवारियां कह रही है कि आगे आगे बहुत बड़ा टूटा हुआ पुल है, कैसे निकालोगे। जब बीच में चली जाती है गाड़ी, उसके बाद में कहता है कि भैया अब आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो कूद रहा हूं, और वो कुछ छलांग लगा देता है। इस देश को आपने इस स्थिति में डाल दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार का आप हौसला बढ़ाइए। जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनके बातों को आपको सपोर्ट करना चाहिए और सुझाव देकर इन योजनाओं को आगे बढ़ने का काम आप लोगों को करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है कि भारत के 16 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे उस समय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का अध्ययन करने के लिए, 16 राज्यों के, जिसमें गुजरात भी इनका शामिल था। तब भी हमने ये बात कही थी इसी सदन के अंदर, इस पवित्र सदन के अंदर, कि गुजरात की एक टीम आई है और वो टीम, आप लोग तो विरोध कर रहे हो, लेकिन गुजरात की एक टीम आकर, जिसमें कई माननीय सदस्य थे विधानसभा के और आईएएस लोग थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने आकर हमसे एक एक चीज पूछा कि आपने किस तरह से गांव लेवल पे ग्राउंड जीरो तक आप ले जाकर इस योजना को सफल बना रहे हैं। और ये लोग अब गुजरात को मुख्यमंत्री मन तो टाइम पर तो भाई, हाँ, नरेंद्र मोदी जी थे। मैं अब क्या है कि अब वो बातें बहुत टाइम की हो गई अब। और हिंदुस्तान से तो लोग आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार पैट्रिक कोसार्ड भी निःशुल्क दवा योजना की जानकारी लेने के लिए हमारे जयपुर के बस्सी आए। उन्होंने भी प्लानिंग देखी और इस योजना को सराहा। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना और पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा विभाग के बहुत सारे कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। खुशी की लहर है कर्मचारियों के अंदर। एक सीएमआर के अंदर तो एक महिला बैठी थी कर्मचारी, उसने कहा कि हमें बुढ़ापे की लाठी दे दी है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई वो महिला थी। आप सोचिए, अगर उनको इतना विश्वास मिल जाए सरकार की तरफ से कि आप चिंता मत करो, आप जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, जो काम है, उसको करते जाइए, सरकार आपके भविष्य का, आपके परिवार का ख्याल रखेगी। ऐसी योजना को वापस बहाली करके इस प्रदेश की जनता को, प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल प्रदान किया है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो सुधार किए थे 8 से 13 में और 13 से 18 के अंदर आपने किस कदर उन सुधारों को खराब किया, वो आपके सामने बताना चाहता हूं। सिर्फ तीन चीजें बताना चाह रहा हूं। सीएससी, पीएससी और उप स्वास्थ्य केंद्र, हमने कितना बड़ा गांव-गांव तक हॉस्पिटल खोले, उन अस्पतालों का एक भवन भी नहीं बना पाए। हमने भर्तियां निकाली थी उसमें 45,000 की, वो भर्तियां भी आप लोग कटौती कर करके उनको खत्म कर दिया। और उस समय आपके 2008-9 में जब आपका कार्यकाल था, उस समय सीएससी 367 थी माननीय सभापति महोदय पूरे राजस्थान में, और हमने उसको बढ़ाकर 563 किया, 563। और इन्होंने पूरे 5 साल में 563 को बढ़ाकर 606 किया, यानी मात्र 43 आप लोग सीएससी खोल पाए पूरे राजस्थान में। और ऐसे पीएससी 1503 थी 2008 में, हमने उसको बढ़ाकर किया 2081, यानी 578 खोली 5 साल के अंदर। और इन्होंने 13 से 18 में मात्र 9 पीएससी खोली है। माननीय मालवीय के आने वाले सदस्य साहब, मात्र 9 आंकड़े आप स्वास्थ्य विभाग से लाऊंगा और कहीं से लाऊंगा? अरे भाई, ये तो आप लोग बोलोगे उस समय सही रख देना, हम अगर मिथ्या बोल रहे हैं तो हम माफी मांग लेंगे। हम तो लाए तो उसी वेबसाइट से हैं, कहीं अलग से तो लाए नहीं है। एक बहुत बड़ा पाप किया माननीय कालीचंद श्राफ साहब आपने चिकित्सा मंत्री रहते हुए। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अरे लांछन इसलिए कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के हमारे पीएससी, सीएससी आपने पीपीपी मोड पे दिए या नहीं दिए, बता दीजिए आप। पीपीपी मॉडल पे दिए माननीय सभापति महोदय इन्होंने। और आपको ध्यान है कि उस समय हम लोग मात्र 21-22 लोग ही बैठे थे विपक्ष के अंदर, 163 लोग थे इधर। इन्होंने चिकित्सा संसाधन पीपीपी मोड में दे दिए
और वो भी पीपीपी मोड उन व्यक्तियों को जिनको खुद का हॉस्पिटल चलाने का अनुभव नहीं। और हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो जनता का विश्वास का प्रतीक होता है वो अस्पताल, उस अस्पताल को इन्होंने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। मुझे तो ताज्जुब हुआ जब ये उपनेता जी कल परसों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बिल आ रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि निजीकरण कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। आपने स्कूलों का भी निजीकरण करने का सफल प्रयास किया उस समय आपने हॉस्पिटलों को भी आपने पीपीपी मोड पे दे दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट जो आपके द्वारा किए गए वो खत्म हो रहे हैं, हम वापस लेके आ रहे हैं, वापस सरकार के अंदर उन अस्पतालों को ले रहे हैं। लोगों के अंदर खुशी की लहर है इस बात की। माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस संजीवनी बनकर उभरी है पूरे राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलकर चलाते हैं इसको। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि 108 एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जो तुरंत कोई गाड़ी किराए की नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। हमारी 108 एम्बुलेंस उस पेशेंट को ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाती है बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के। आज निजी कंपनियां 2008 से लेके तब से लेके जब से ये योजना चालू हुई है, हम निजी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप सब विधायक महोदय, चाहे पक्ष के और विपक्ष के हो, आप अपनी आत्मा से सोच लेना। 108 एम्बुलेंस के कहीं पे टायर नहीं है, कहीं पर उनमें डीजल के पैसे नहीं है। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक नवाचार किया है। अभी एक कंपनी है ये जीवीके, एक भ्रष्ट कंपनी है जीवीके कंपनी, इसने एक नवाचार किया है माननीय सभापति महोदय। इन्होंने कहा कि हमें कंपाउंडर वो चाहिए जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वो दोनों काम एक व्यक्ति से कराना चाहते हैं। बाकी नियम ये है कि एक एम्बुलेंस के अंदर 5 लोग रहने चाहिए, यानी 2 EMT और 2 पायलट और 1 रिलीवर, ऐसे करके 5 का स्टाफ होना चाहिए। लेकिन ये कहीं पे 1 व्यक्ति से, कहीं पे 2 व्यक्ति से। और आपको पता है कुछ जिलों के अंदर नागौर जिले जैसे CMHO ने तो इनका पेमेंट भी रोक दिया है। अपना पैसा पूरा ये उठाते हैं अपने से, और पैसा भी कितना उठाते हैं कि 2021-22 में इन एम्बुलेंस के संचालन में करीब 199.68 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसमें NHM से 88 करोड़ और राज्य सरकार से करीब 111 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्यों की, चाहे पक्ष विपक्ष निर्दलीय, सबको मिलाकर एक कमेटी बना दीजिए। एक बार जाकर हम लोग इनकी ऑडिट तो करें, हम जांच तो करें एक बार जाकर कि किस कदर इन लोगों ने हमारा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा तो उठाते हैं जीवीके वाले, लेकिन वो पैसा आगे कितना दे रहे हैं, कितना स्टाफ को रखे हुए हैं, स्टाफ के नाम पर ये लोग कितना पैसा उठा रहे हैं, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझे कि भाई हमारा कोई व्यक्तिगत है। मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं होता है, हम सब लोग ट्रस्टी हैं। और एक मांग भी करना चाहूंगा, आप जब जवाब दें माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो भी हो, एक भला कर दो इस राजस्थान पे, एक नई परंपरा शुरू कर दो पूरे देश के अंदर कि NRHM से जुड़े हुए जितने भी ये कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे EMT हो, चाहे ऑफिस का पूरा स्टाफ जो इनको संभालता है, उस योजना में जो लोग लगे हुए हैं, इनको परमानेंट करो। परमानेंट करने से क्या होता है, क्योंकि ये लाला की नौकरी करते हैं, उसकी मर्जी है उसको निकाल देता है, मर्जी है उसको रख लेता है। और इसमें नौकरी लगाने के अंदर कोई मेरिट की आवश्यकता नहीं है। इनको पास में ये बार्गेनिंग करते हैं कि हम 8,000 रुपये देंगे, तेरे को काम करना है क्या? दूसरा आ गया वो 7,000 में तैयार है तो वो 7,000 रुपये में। आज सोचिए कि 7,000 रुपये के अंदर वो ड्राइवर उस एम्बुलेंस को चलाएगा 24 घंटे, तो लास्ट के अंदर वो क्या करेगा आप खुद समझ जाइए। मैं कहना नहीं चाहता किस कदर से टायर उठा ले जाते हैं, डीजल ले जाते हैं निकाल के उसमें से। तो आप एक बार अगर ये स्टाफ परमानेंट हो जाएगा 108 का, तो वो व्यक्ति रुचि लेके उसमें काम करेगा, उसकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी कि हाँ मैं परमानेंट नौकर हूँ, परमानेंट मैं काम करता हूँ, इसलिए मेरी नौकरी जा सकती है। वो लोग तो वो है, उनको तो कभी भी उठा दो, कभी भी लगा लो। इसलिए मेरी आपसे मांग है
कि 108 एम्बुलेंस के अंदर जितने भी ये स्टाफिंग में जितने भी वर्ग हैं उन सबको परमानेंट करने की एक चिट्ठी केंद्र सरकार को जानी चाहिए, वरना केंद्र सरकार से ये भी निवेदन करना चाहिए कि ये सब राज्यों को सौंप दे, तो राज्य अपने अपने स्तर के ऊपर ये एम्बुलेंस को चलाना चाहिए। ये मेरा आपको निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, कोविड, कोरोना नाम सुनकर भी वो समय याद आता है जब हमने इतनी लाशों को देखा, इतने अपने लोगों को मरते हुए देखा। वो समय कोरोना का नाम सुनते ही एक शरीर में अलग से डर, कंपन सा महसूस होता है। पिछले 2 वर्षों में एक भयानक रूप देखा है कोविड का। हम लोगों ने आम जनता के कष्ट को अनुभव किया है, उनकी वेदनाओं को समझा है। कुछ परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, बहुत से परिवारों ने आजीविका खो दी। जो लोग गल्फ में काम करते थे, जो लोग सूरत, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ये जहाँ भी अहमदाबाद, हैदराबाद काम करते थे, उनके सब के सब रोजगार छीन गए हैं। कुछ परिवारों ने अपनी खुशियाँ खो दी। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कोरोना से मुकाबला करने के लिए नीति और व्यवस्था की गई, वह राजस्थान की जनता के लिए वरदान साबित हुई। जहाँ एमपी और यूपी जैसे राज्यों में अपने राज्य के लोगों को खुद के घरों में जाने से बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, वही राजस्थान में दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लाने के लिए निःशुल्क बसें चलाई गई। आप सब लोग भी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे, सभी लोग, आप लोग विपक्ष के लोग भी। आप सबको पता है, खूब लंबी चर्चा चली पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो मंजर याद करते हुए बता रहा हूँ, इतनी तकलीफ होती है। लाखों लोग सड़कों के ऊपर, माता बहनें अपने बच्चों को सर पर लेकर, हाथ के अंदर सामान, किस कदर देश की सड़कों के ऊपर लोग चल चल कर भूखे प्यासे दम तोड़ रहे थे। उस समय राजस्थान की सरकार ने जब हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हाथों हाथ उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए राजस्थान के अंदर किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, अगर वो पैदल चल रहा था, भूखे प्यासे चल रहा था, उस व्यक्ति तक गाड़ी पहुंचाई और उस व्यक्ति तक राशन पहुंचाया और उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारी राजस्थान की पुलिस को, हमारे प्रशासन को उत्तर प्रदेश के प्रशासन से लड़ना पड़ा। और लड़ाई इस बात की हुई कि हमने यहां तक छोड़ दिया, आपके उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले, इनके आप आधार कार्ड देख लीजिए, इनको आप प्रवेश तो करा दीजिए। लेकिन संवेदनहीन यूपी की सरकार ने उनको यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। बड़े ताजुब की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर कोविड का विस्तार, कोविड जिस प्रकार से संक्रमण फैला, उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया। अरे भूल गए वो लोग, जब पूरे राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की मीडिया कह रही थी कि हाउ डू, क्या मोदी ये नमस्ते ट्रम्प मत कराओ। देश विदेश से बहुत लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे, लेकिन आपने उस स्टेडियम को, मोटेरा स्टेडियम, आजकल शायद मोटेरा नहीं रहा, मोदी स्टेडियम हो गया। पहली बार देखा है माननीय सभापति महोदय, जब किसी जिंदा व्यक्ति के नाम से कोई स्टेडियम का नाम पड़ा हो। हमने महापुरुषों का नाम सुना है, लेकिन जीते जी अपने आप को कोई व्यक्ति महापुरुष घोषित कर दे, ये तो हमने पहली बार सुना। उस स्टेडियम को खचाखच भर दिया गया। और उसके बाद, अरे भैया मेडिकल से जुड़ा हुआ है, कोविड पे तो बोल रहा हूं कि वो भीड़ इकट्ठी नहीं करते, तो आप लोगों को कोई हक नहीं बनता, देश के प्रधानमंत्री जो कोई हक नहीं बनता कि हमने उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया। हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि सड़कों पे जो दम तोड़ रहे थे उनको खाना खिलाया, सड़कों पर जो दम तोड़ रहे थे पैदल चलकर उनको बसों में बिठाकर उनके सीमा तक छोड़ा। लगाइए आपको जितना आरोप लगाना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकारों ने जहां जहां भी थी हमारी, हमने पूरी कोशिश की कि उन व्यक्तियों को हम लोग मदद करें। माननीय सदस्य क्या हो रहा है? ये कृपया शांत रहें। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपसे 2-3 मांग करना चाहूंगा। एक तो नवनियुक्त जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके परिवीक्षा काल की असमानता को दूर करें, क्योंकि अपने, मेरे को याद है 8 से 13 में हम लोगों ने 1 साल MBBS के बराबर, क्योंकि BM कोर्स भी को लगते हैं, तो जब MBBS में 1 वर्ष का है इनका
परिवीक्षा काल तो इनका 2 वर्ष कर दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि ये 1 वर्ष ही वापस किया जाए ताकि उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार खूब काम करती है। और जो गौ माता का आयुर्वेद का नाम लेकर आप सबको पता है कि वो किस तरह की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद को जिंदा रखना है हमें, ये आपको मेरा निवेदन है। ऐसे ही होम्योपैथी विभाग से भेजे गए, होम्योपैथी विभाग ने 656 पदों को सृजित करने का एक पत्र लिखा है आपको। निवेदन है आपसे कि वर्षों से संविदा के ऊपर होम्योपैथी चिकित्सक अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को नियमित करें। वो 571 की संख्या है। टोटल पद 656 विभाग ने अपनी आवश्यकता बताई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको गंभीरता से विचार करेंगे। तीसरा, एक मांग और है कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत हेडक्वार्टर पर या जितनी भी 10वीं स्कूलें थी उनको हमने 12वीं तक किया है, तो मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी, कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर पीएससी यानी जो सब सेंटर है उसको पीएससी के अंदर क्रमोन्नत कर दिया जाए ताकि लोगों को इलाज सुलभ हो सके। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा प्रत्येक हेडक्वार्टर पर, क्योंकि 2011 की जनसंख्या से हम लोग तुलना कर रहे हैं, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है। तो अगर आज की देखा जाए तो कितनी जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो गई है। तो ग्राम पंचायत पर हेडक्वार्टर पर अगर पीएससी खोल दी जाए तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बार सदन में और सदन के बाहर यानी पूरे प्रदेश में एक बात की चर्चा रही इस बजट के बाद, और वो भी नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया। नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया, और वो नॉन इश्यू क्या था? मोबाइल फोन। चर्चा होनी तो ये चाहिए थी कि करोड़ों महिलाएं जो चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई हैं उनको हमारी सरकार ने मोबाइल दिए हैं, और जैसे कि परंपरा है माननीय विधायकों को भी मोबाइल फोन दिए गए। तो उन्होंने समाप्त करें। मोबाइल फोन दिए गए, और जब घोषणा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय विपक्ष के साथी सब मेज को थपथपा रहे थे। फिर पता नहीं शाम को क्या हुआ कि सब लोगों का एक मैसेज आने लगा मीडिया के ऊपर कि हम लोग मोबाइल लौटा रहे हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर विधायकों की जिस प्रकार से, मैं कह रहा हूं कि एक खिल्ली उड़ाई गई लोगों में, जो सोशल मीडिया के अंदर जो विधायकों के खिलाफ, एक मोबाइल को लेकर, एक 80,000 रुपये का मोबाइल। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं मोबाइल वाली बात सर अच्छी नहीं लगी है सभापति महोदय, मेरे को अभी तो 20 मिनट हुए हैं, तो 2 मिनट में समाप्त करें। ये लो। धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा।